हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव से कितना समय पूर्व घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है? ऑप्शन है 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 48 घंटे। इलेक्शन कमीशन ने अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये एक वहाँ पे अमेंडमेंट किया है और वहाँ बताया कि पहले जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो जिस दिन इलेक्शन हो उससे एक दिन पहले अपना घोषणा पत्र या इलेक्शन मैनिफेस्टो वो अपना रिलीज करते थे, और जिससे जो कुछ उनके जो अपोजिशन वाले थे वो कहते थे कि ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक प्रयास है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस बात की घोषणा की कि अब अगर चुनाव तारीख जिस दिन है उससे पहले कम से कम 48 घंटे पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दें, वोटिंग से पहले, नहीं तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। ये एक जो है बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, जो इलेक्शन से पहले जैसे ही इलेक्शन के डेट अनाउंस होते हैं उसी समय से लगाया जाता है। अब आप पूछेंगे ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये कब से शुरू हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही जिस दिन से इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करता है उसी दिन से, तो जैसे ही और उसी दिन से ये लग गया है। और आपको पता है कि अप्रैल 11 से यानी 11 अप्रैल से मई 19 मई तक इलेक्शन चलेगा, और इस बार 2019 का इलेक्शन और 23 मई को इसके जो है रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। ये जो अमेंडमेंट है एमसीसी में जो कि 48 घंटे पहले वाला, ये है पार्ट 8 ऑफ एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का है उसमें। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 14 मेंबर की एक कमेटी सेट की थी, और जिसे ये बताया गया कि एमसीसी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी एक चुनाव हो। और उसके बाद ही ये एक रिकमेंडेशन दिया था 48 आवर्स का, और इलेक्शन कमीशन ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान कुपोषण का दर क्या है? ऑप्शन है 34.7%, 42.2%, 51%, 55.4%। और सही जवाब है 34.7%। ये जो अगर आप देख रहे हैं 34.7%, ये अगर पिछले 2 साल की तुलना करें तो उसमें 2% घटा है, और ये बहुत ही बड़ा जो है उपलब्धि माने, अचीवमेंट माने इंडिया के लिए। कुपोषण के कारण क्या हो जाता है कि औसत में कम लंबाई और भार वाले बच्चे का अनुपात 2004-05 में 48% था, वहीं 2017-18 में ये 34.7 हो गया। अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो 15 के आसपास ये 38.4 था, और इसमें लगभग 2% की गिरावट हुई है। इसके लिए आपको बता दूं कि 2018 में मार्च महीने में ही ये एक पोषण अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी, और इससे पहले ही जब 2014 में प्रधानमंत्री वो बने थे उसी समय उन्होंने माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया का एक नारा दिया था। और उन्होंने बताया जो अभी जो मार्च में उन्होंने घोषणा की कि 2022 तक ये 25% पे आ जाएगा, जो अभी 34.70% है। अगर ये हम लोग 25 पे आ गए तो इंडिया वर्ल्ड में टॉप 10 ये एक माल न्यूट्रिशन फ्री सोसाइटी के रूप में उभर के सामने आएगा। और ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका जो HDI इंडेक्स है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, ये ऊपर बढ़ेगा, जो कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में इंटरलिंक्ड हैं, और ये सारी चीज़ें आप देखो तो भारत की जो सोशल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ों को दूर कर देंगे, अपने आप कुपोषण दूर हो जाएगा, अपने आप फिर HDI का जो एवरेज है वो ऊपर बढ़ जाएगा। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला? ऑप्शन है राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट। सही जवाब ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह कौन है? ये इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, और इनको अभी आईसीसी ने अपने वनडे मैचों की जो रैंकिंग है उसमें टॉप पोजीशन पे रखा है, यानी नंबर 1 पोजीशन पे इन्हें रखा है। हाल ही में इन्होंने पिछले 2 सालों में 2017-18 से अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी या उससे भी पहले, तो बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं। कंसिस्टेंटली ये टेस्ट, वनडे, ODI और T20 सभी तीनों ही फॉर्मेट में इन्होंने बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया है। वहीं बल्लेबाजों की सूची में भारतीय टीम के जो कप्तान है विराट कोहली, वो पहले स्थान है। ध्यान दीजिए कि ये आईसीसी ODI की बात हो रही है, वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है।
रोहित शर्मा वहां दूसरे पायदान पे हैं और न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं रॉस टेलर वो तीसरे पोजीशन पे हैं। गेंदबाजी में बुमराह को जैसे मैंने बताया फर्स्ट पे है और न्यूजीलैंड के पेसर है ट्रेंट बोल्ट, ये सेकेंड पोजीशन पे हैं और राशिद खान कहाँ के हैं, ये अफगानिस्तान के, ये तीसरे स्थान पे आ गए हैं। अगला सवाल, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिनका हाल ही में पद पर रहते हुए निधन हो गया? ऑप्शन है दिगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे, मनोहर पारिकर, रवि नायक। सही जवाब ऑप्शन सी मनोहर पारिकर। देखिए मनोहर पारिकर का अभी हाल ही में, अगर हाल ही में कहें तो इनका कल ही अपने आवास पे इनका निधन हो गया। काफ़ी दिनों से ये कैंसर के ये समस्या से गुजर रहे थे, कैंसर की बीमारी से गुजर रहे थे और आपने अगर इनका रिसेंटली इमेज देखा होगा तो एक पाइपलाइन इनके नाक से लगा था जिससे कि ये डायरेक्ट हवा ऑक्सीजन लेते थे और बताया जाता है कि उसी से भी कभी कभी इनका खाना पीना भी होता था। तो उस पाइप के सहारे ही ये अपना दिनचर्या करते थे। अभी तक इन्होंने एक दिन भी अपने ये कैंसर का पेशेंट रहते हुए भी इन्होंने अपने ऑफिस को मिस नहीं किया और ये पहले ऐसे IITians हैं जो CM बने। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM बने हैं। अगर मनोहर पारिकर के ज़िंदगी की बात करें, 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक वो देश के रक्षा मंत्री थे और इसी कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो है पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक भी करवाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है मनोहर पारिकर के बारे में, अगर इनके बारे में हम जाने तो हम देखेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1955 को हुआ था और फिर 17 मार्च 2019 को इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इससे पहले ये गोवा के 2000 से 2005 तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और फिर 2012 से 2014 तक चीफ मिनिस्टर बने थे। बाद में ये डिफेंस मिनिस्टर बने, फिर वापस इन्हें गोवा भेजा गया। गोवा की अगर बात करें तो वहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं मृदुला शर्मा और इनकी मनोहर पारिकर की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पैनक्रियाटिक कैंसर। ये एक बीमारी से, ये कहीं आपको पूछा जा सकता है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि इनकी बीमारी किस कैंसर से हुई, लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए ये चीज़ें आप ध्यान पे रखें। और अगला सवाल, अबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है 19, 22, 38, 44। सही जवाब ऑप्शन डी 44। ये जो स्पेशल ओलंपिक 2019 अबू धाबी में आयोजित हो रहे हैं वहाँ पे भारत ने 14 स्वर्ण के साथ कुल 166 पदक जीते, जिसमें 54 सिल्वर हैं, रजत हैं और 68 कांस्य पदक हैं। ये जो स्पेशल ओलंपिक हो रहा है ये 14 से 21 मार्च तक हो रहा है और इसमें भारत के 378 सदस्यीय टीम वहाँ गई थी, जिसमें 289 एथलीट और 73 कोच शामिल थे। स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो ये हर 2 साल में होता है और इसकी जो भारत की में स्पेशल ओलंपिक भारत की जो स्थापना थी वो 1968 में हुई थी और इस साल जो है ये अपना 50वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा था। तो ये थी स्पेशल ओलंपिक की बात। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर 1 सप्ताह तक मनाए जाने वाला किस पर्व का 14 मार्च को आरंभ किया गया? ऑप्शन है भगोरिया महोत्सव, कल्पक्कम महोत्सव, नील महोत्सव, झंगोरी महोत्सव। सही जवाब है ऑप्शन ए भगोरिया महोत्सव। भगोरिया महोत्सव 1 साल तक मनाया जाता है और अभी 14 मार्च को इन्होंने शुरुआत की है इसकी। ये 7 दिन तक होता है जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग इस महोत्सव की शुरुआत करते हैं और इसमें भगोरा देव उनके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसमें संस्कृति, परिवेश, रहन सहन, वेशभूषा, वाद्य, ये सारे जो हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जो वहाँ के जो किस क्षेत्र में होता है तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर और खरगोन ये इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ये आदिवासी लोग ये भगोरिया महोत्सव मनाते हैं। अगला सवाल, फीफा द्वारा किस देश में पहली बार वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, भारत। सही जवाब ऑप्शन डी भारत। भारत ने फ्रांस की दावेदारी को पीछे छोड़ते हुए पहली बार ये मेजबानी का अधिकार हासिल किया। यह जो है अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण होगा और ये जो मैच है, ये जो संस्करण है महिला विश्व कप का, पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2017 में भारत ने पहली बार अंडर 17 जो बॉयज़ फुटबॉल थी उसकी मेज़बानी की थी और उस मैच में जो है इंग्लैंड ने वो खिताब जीता था फाइनल में स्पेन को हराकर। अगला सवाल, एशियन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है शैडो,
शॉपलिफ्टर्स, बर्निंग द ब्लड ऑफ वुल्व्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, शॉपलिफ्टर्स। शॉपलिफ्टर्स फिल्म को वहाँ पे बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म का, और ना सिर्फ बेस्ट फिल्म का, इसे सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल म्यूजिक के लिए भी इसी फिल्म को अवार्ड दिया गया है। वहीं शैडो है, इसे सबसे अधिक 4 अवार्ड एशियन फिल्म में मिले हैं। कोरियन फिल्म निर्माता ली चांग डोंग को बर्निंग फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला। वहीं जापान के कोजी याकुशो द ब्लड ऑफ वुल्व्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को। पढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब देखेंगे और आपके लिए भी एक सवाल वहाँ पे छोड़ेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन से राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसकी जो स्थापना है वो बहुत ही पहले कर दी थी, और उसी का ये नतीजा है कि इसको देखा देखी अब लगभग 6 स्टेट ने इसको शुरुआत किया है। ये जो लाडली योजना है, इसमें क्या होता है कि जन्म से लेके 6,000 रुपये 5 साल तक जो बच्ची का जन्म होता है उसके अकाउंट में सरकार जमा करती है, और फिर उसके बाद जब वो 5वीं में जाती है, फिर 11वीं में जब 10th के पेपर देती है, फिर 12th के, इस सब में भी उसमें 2,000 5,000 करके पैसे जमा किए जाते हैं। लेकिन ये सारे पैसे बाद में उसी लड़की को मिलेंगे, उसी के फैमिली को मिलेंगे, जब अगर उसने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं किया, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा 18 वर्ष तक, और उसकी शादी 18 वर्ष से पहले ना हो। अगर इससे पहले 18 वर्ष से पहले हो गई तो ये सारे पैसे उसे नहीं मिलेंगे। एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चियों को ही ये लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिलेगा। अगर बच्ची जुड़वा हो गई तो फिर तीसरी बच्ची को जो है उसे दिया जाएगा इसके तरफ जो लाभ होगा। साथ ही ये जो वही परिवार को मिलेगा जो बीपीएल के तहत जिनका नाम हो। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने रखी है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, और वहाँ पे इससे बहुत ही प्रभाव आया है। वहाँ के स्टेट में वीमेन जो एम्पावरमेंट हो, पढ़ाई को लेके हो, उनकी शादियों को लेके हो, जो पहले बाल शादी हो जाती थी वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो बहुत ही अच्छा कदम मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया था। और अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने। हमें आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वहाँ जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए। अपने दोस्तों में फैलाएं कि ये चैनल पे किस तरह से आपके लिए ये परीक्षोपयोगी करंट अफेयर्स हम लोग देते हैं, और देखते हैं जागरणजोश.com।